So I was telling about Chomsky classification of grammars. जैसे मैंने आपको बताया था चॉम्स्की ने जो है 4 कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर को कैटेगराइज किया है। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 0 इज आल्सो नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। यहाँ पर आप पर जो ग्रामर है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या फ्रेज स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। ठीक है, ये हमारी मोस्ट जनरल टाइप की ग्रामर है। यानी इस लैंग्वेज को हम जो है यही गई इस ग्रामर को हम डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस, या ये कही कि देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड। उसके बाद जो हमारी ग्रामर है उसमें हम कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, देन इट इज टाइप 1 ग्रामर। ये समझ लिया आप, टाइप 0 में 0 रिस्ट्रिक्शंस हैं, टाइप 1 में 1 रिस्ट्रिक्शन हो गई। ठीक है, टाइप 2 में और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो बढ़ा दिए। टाइप 3 में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, और रिस्ट्रिक्शन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी पावर उसकी लैंग्वेज की कम होगी, या ग्रामर की पावर कम होगी। तो जो आप टाइप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो टाइप 1 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरह जो आपकी टाइप 3 है वो सबसे लीस्ट पावरफुल ग्रामर है। ठीक है, और ये आपकी रेगुलर ग्रामर कहलाती है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट regular languages, and these regular grammars and regular languages can be represented with the help of automata। जो आपने अभी तक ऑटोमेटन पढ़े हैं उनको यूज करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि रेगुलर ग्रामर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनएफए और डीएफए और एनएफए विद एप्सिलॉन मूव। इन सब से आप जो है रेगुलर ग्रामर्स को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। ऑटोमेटन का काम जो है वो किसी स्ट्रिंग को चेक करना है कि वेदर दैट स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल बाय द ग्रामर और नॉट। चलिए इसकी और डिटेल में चलते हैं। आपको टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स बता दिए थे मैंने। ठीक है, ये जो आप टर्मिनल हम जिसको कह रहे हैं, जो आपके पास ट्री में, ये देखिए ट्री यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इस ट्री में जो लीफ नोड्स हैं वो हमारे टर्मिनल्स कहलाते हैं, यानी एंड नोड्स हैं। इनके आगे आप फर्दर एक्सटेंशन नहीं कर सकते। और जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड एंड अप टू लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड और रूट नोड के बीच जो भी नोड्स हैं वो सब हमारे इंटरमीडिएट नोड्स हैं। तो इन सब नोड को हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनल, बिकॉज दे आर नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहे। इनको खत्म करने के लिए हमें कुछ प्रोडक्शन रूल्स की जरूरत पड़ रही है। एस से आप जो है ये ड्राइव कर रहे हैं NP1 एंड VP1 VP। ठीक है, सो एस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू दिस फॉर्म। एस को आप इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये जो आपका स्टार्ट सिंबल है इसको आप नाउन फ्रेज में, वर्ब फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ब फ्रेज को फर्दर अगले किसी फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ग्रामर रूल्स। जो भी आपने ग्रामर रूल्स कन्वर्ट करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, बट वंस आर्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू दी, ठीक है, देन दिस दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एनी अदर वर्ड। ये फिर किसी दूसरे वर्ड में आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको हम कह रहे हैं कि दीज आर टर्मिनल्स। यहाँ पर आपका ट्री जो है वो टर्मिनेट कर गया, इसके आगे फर्दर एक्सटेंशन जो है वो पॉसिबल नहीं। यहाँ तक हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं या नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, दीज नॉन टर्मिनल्स कैन बी एक्सपेंडेड टू अनदर स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपके नॉन टर्मिनल्स हैं उसको आप चेंज करके किसी दूसरी स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास एक ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड एस। आपने इसको लिखा है, इसको NP1 एंड VP। ठीक है, NP1 एंड VP। एक चीज वहीं पे मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें क्या लिखा है NP1
एंड वीपी। दो टर्म्स हैं आपके पास स्ट्रिंग में। जो स्ट्रिंग यहाँ पर लिखी जो सेंटेंशियल फॉर्म है उसमें दो नॉन टर्मिनल्स हैं। देन वी हैव टेकन फर्स्ट नॉन टर्मिनल NP1 and converted it into article and noun one using one of the rules। ठीक है, एक रूल आपने यूज किया और आर्टिकल और N1 में उसको कन्वर्ट कर दिया NP1 को। ठीक है, अगले स्टेप में हमने आर्टिकल को लिया और दी में कन्वर्ट कर दिया। उससे अगले स्टेप में नाउन को लिया, फिर मैन में कन्वर्ट कर दिया। उससे अगले स्टेप में फिर आपने वर्ब फ्रेज को एक्सपेंड किया और वर्ब और नाउन फ्रेज में कन्वर्ट किया। देन वर्ब हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एट। ठीक है, एंड देन noun phrase 2 has been converted into article and noun 2, and then article has been converted into the, and the noun has been written as n2, and then in the last step we have converted n2 into fruit. So this is our final statement. Here you can observe that we are converting one non terminal at a time। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक बार में एक नॉन टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं, and we are using the leftmost non-terminal to expand। इस चीज को आप नोट कर ली कि हम यहाँ पर जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आप किसी भी एक्चुअली नॉन टर्मिनल या टर्मिनल कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप वीपी को पहले कर लें या एनपी को पहले कर लें। बट हियर वी आर कन्वर्टिंग अवर लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इनटू सम अदर सेंटेंशियल फॉर्म यूजिंग दी रूल्स। हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स को यूज करके हम जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ठीक है, ये हमने लेफ्ट मोस्ट सिंबल को कन्वर्ट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले NP1 को किया है, फिर NP1 को करने के बाद आर्टिकल और N1 आया तो आर्टिकल को किया है लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को, उसके बाद N1 को किया है, फिर VP आया तो VP को किया है V और NP में, फिर V को 8 में किया, NP2 को आर्टिकल और N2 में किया, फिर आर्टिकल को कन्वर्ट किया, फिर N2 आया, फिर N2 को कन्वर्ट किया। सो इन दिस मैनर वी हैव कन्वर्टेड अवर starting symbol into the desired statement using the leftmost derivation। So this is called leftmost derivation। ठीक है, इसी तरह से आप rightmost derivation भी यूज कर सकते हैं कि आप जो है सबसे पहले rightmost जो नॉन टर्मिनल है उसको एक्सपेंड करें। आप वर्ब फ्रेज को पहले एक्सपेंड करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब फ्रेज को आप वर्ब और नाउन फ्रेज 2 में लिख दें, फिर नाउन वर्ब को 8 में कन्वर्ट करो और नाउन फ्रेज को लिख दें। उसके बाद 1 by 1 आप जो इस तरह से कन्वर्ट करते हुए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर सकते हैं और एक आप जो है राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर सकते हैं। या आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करें तो आप लेफ्ट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल उसको चूज करेंगे हर स्टेटमेंट में, हर स्टेप में, और एक बार में एक नॉन टर्मिनल को कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर आप राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं तो आप हर स्टेप में एक राइट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल होगा उसको चूज करेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन कहलाता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोसेस के ऊपर कि आपने कौन सा प्रोसेस यूज किया। आप रेंडमली भी कर सकते हैं, कहीं पर आप जो है वो लेफ्ट वाला कर दें, कहीं पर राइट वाला कर दें। बट व्हेन यू आर राइटिंग एन एल्गोरिथम, आप अगर कंप्यूटर के जरिए किसी चीज को सॉल्व करना चाह रहे हैं, देन द स्टेप्स मस्ट बी डिफाइंड। ऐसा नहीं कि आपने कभी लेफ्ट कर दिया कभी राइट कर दिया। सो विल सी दैट वी आर यूजिंग लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन। जब आप अभी अगले यूनिट में जाएंगे, कंपाइलर में जाएंगे, तो कंपाइलर में आपको यही चीजें जो है वो कंपाइल करनी है आपको, इसी प्रोसेस को जो हम यहाँ पर ऑटोमेटन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन सारे लॉजिक्स को यूज करते हुए आपको वहां पर अपने ग्रामर के जरिए सेंटेंसेस चेक करना है। तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस बनाना है, ऑटोमेट करना है, जिसमें आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सके वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। सो हाउ विल यू चेक? You will use these grammars। तो वहां पर आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन चाहिए रहेगा या राइट मोस्ट चाहिए रहेगा। अगर आप रैंडमली यूज करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक द एल्गोरिथम। ठीक है, तो आप इसलिए वहां पर चूज करके चलते हैं कि या तो आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं या राइट मोस्ट यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। अगर आप राइट मोस्ट सिंबल को एक्सपेंड करते हैं तो राइट मोस्ट डेरिवेशन कहलाएगा। अगर आप लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को यूज करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट सिंबल को आप या नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करेंगे। ये आपको बता दिया था, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव क्लोजर। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर कहलाता है। आप एक स्टेप में जो चेंज कर रहे हैं,
ठीक है। तो आपके तरफ से हम ड्राइव्ड इन सिंगल स्टेप, जो आप डबल लाइन वाला एरो देख रहे हैं, यू कैन राइट एस ड्राइव्स NP1। ये जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा एक स्टेप में ड्राइव हो रहा है, यहीं में देख लीजिए, दिस इज सिंगल स्टेप। ठीक है, तो आपने एक सिंगल स्टेप में ये सेंटेंशियल फॉर्म ड्राइव किया, इस सेंटेंशियल फॉर्म से आपने ये सेंटेंशियल फॉर्म ड्राइव किया, फिर ये ड्राइव किया, ये ड्राइव किया, इस तरह से आपने मल्टीपल स्टेप्स यूज किए हैं टू रीच एट द डिजायर्ड सेंटेंस। आपने अपने सेंटेंस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेप्स यूज किए। देन वी कैन राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एरोज, वी कैन राइट एरो, उसके ऊपर स्टार लगा सकते हैं। इट मींस वी आर डिराइविंग फ्रॉम एस इन मल्टीपल स्टेप्स द सेंटेंस मैन एट द फ्रूट। ठीक है, तो आप ये सेंटेंस कैसे ड्राइव कर रहे हैं मल्टीपल स्टेप्स में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीपल। ठीक है, डिराइव्ड इन मल्टीपल स्टेप्स। सेंटेंशियल फॉर्म भी आपको बता दिया, सेंटेंशियल फॉर्म इज एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। तो टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल भी आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे पास सिंटैक्स ट्री है या डेरिवेशन ट्री है, इसमें हम जो, या पार्स ट्री आप उसे कह सकते हैं, उस ट्री में हमारे पास जो नोड्स हैं, जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं, वो नॉन टर्मिनल्स कहलाते हैं, और जो लीफ नोड्स हैं वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। टर्मिनल इस सेंस में भी कि आपका वहां पर ट्री जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, उनसे फर्दर डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है। सो टर्मिनल्स विल नेवर कम ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड अलोन। ठीक है, एक अकेले जो है लेफ्ट हैंड साइड में कभी नहीं आएंगे टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स है वो आपका दैट्स ऑलवेज नीडेड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मे और मे नॉट बी अ नॉन टर्मिनल, बट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल जिसको आप एक्सपेंड करने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ टर्मिनल नहीं हो सकता, टर्मिनल किसी नॉन टर्मिनल के साथ आ सकता है, बट इट कैन नॉट कम अलोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल मैंने आपको बता दिया था, और इन्हीं सब चीज़ों को यूज करते हुए उन्होंने चॉम्स्की ने ग्रामर्स को, डिफरेंट टाइप की ग्रामर्स को क्लासिफाई किया है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, तो टाइप 0 आपकी जो है वो मोस्ट पावरफुल ग्रामर है। अब इसका आप मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो आप ये ले लिए कि आपके पास टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स हैं। सो वी आर सेइंग ये आपके जो नॉन टर्मिनल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन से। ठीक है, और टर्मिनल्स को कर रहे हैं टी से। हमारे पास टर्मिनल्स हैं, these terminal symbols are represented as, आप कह सकते हैं terminals are represented by the set T। ये आपका T सेट है। नॉन टर्मिनल्स represented by the set N। जो आपके पास रूल्स हैं, जो ग्रामर के, उन रूल्स को हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन रूल्स। या पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्टार्ट सिंबल is represented by S। ठीक है,
ये आपका ग्रामर जो ली है, ग्रामर जो है वो आपकी 4 टपल से प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हम ग्रामर कह रहे हैं, इट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय 4 टपल्स, g इक्वल्स टू n t p s, ठीक है। n is set of non terminals and t is set of terminals, p is set of production rules and s is start symbol, ठीक है। ये आपके पास ग्रामर का स्पेसिफिकेशन है। ग्रामर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से लिया गया। दिस इज एन सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, टी सेट ऑफ टर्मिनल्स, पी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स एंड एस स्टार्ट सिंबल। अब आपका एन जो नॉन टर्मिनल्स है या जो टर्मिनल्स है वो तो एन और टी से ही प्रेजेंट होते हैं। आपके पास जो प्रोडक्शन रूल्स हैं दे विल डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर्स। जो इन्होंने चॉम्स्की ने क्लासिफिकेशन किया कि हमारी टाइप 0 ग्रामर है या टाइप 1 ग्रामर है, ये आपका प्रोडक्शन रूल के बेसिस पे जो है वो डिसाइड होगा कि हमारा प्रोडक्शन रूल जो है वो किस फॉर्म में है, ठीक है। ग्रामर इज classified on the basis of types of production rules, ठीक है। और यू कैन से पी, जो आपका पी है इसके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि आपकी ग्रामर की टाइप क्या है। एक सेट और आप जो है वो डिफाइन कर दिए, यहाँ पर आज कुछ काम हो रहा है, that's why you are getting this sound। रोड में खुदाई हो रही, कोई लाइन पड़ रही है। तो हम इसको जो है क्लासिफाई करते हैं ग्रामर्स को, ठीक है। टाइप 0 जो है वो आपकी टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर इसको हम करें। इन दिस the production rules u derives v, ये हमारा जो डेरिवेशन है वो इस तरह का है, u drives v, where u belongs to an union T star and union T star, ठीक है। दिस इज डेफिनेशन फॉर यू। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का सिंबल है वो आपका क्या होगा, n यानी कि नॉन टर्मिनल्स और t टर्मिनल्स। सो इट मे कंटेन एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। स्टार लगा हुआ है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस n एंड देन अगेन द सेम स्ट्रिंग। इसको
कहीं कहीं हम जो है इस तरह भी कर देते हैं थोड़ा आसान करने के लिए। लेट v इक्वल्स टू n यूनियन t, हम इसको n यूनियन t से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज कैपिटल V. Is that clear? So now V contains terminals as well as non-terminals. In these terms, you can write your U as U derives V star, okay, any symbol and V star. यानी आपके पास एक नॉन टर्मिनल होना ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट है, दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन एक्सप्लिसिटली एन, ठीक है। और उसके लेफ्ट और राइट में आपके पास V स्टार यानी कि कोई भी दूसरी स्ट्रिंग हो सकती है। इट मींस एक्चुअली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपके पर एक्चुअली कोई रिस्ट्रिक्शन उस सेंस में नहीं है कि आप यहाँ पर कौन सा सिंबल रख सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि डेराइव करेंगे तो इट इज मस्ट दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, तो आपके पास कम से कम एक नॉन टर्मिनल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड होना जो है वो जरूरी है। इस वजह से इसको इस तरह से डिफाइन किया कि यू जो है हमारा एक स्ट्रिंग है, एन और टी से ही मिलकर बनी है, so it is represented by V star and V star. And आपका स्मॉल v था जो आप डेराइव करके जा रहे हैं, that is only V star. वो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है आपके पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से मिलकर बनी। ये हमारी कहलाती है टाइप 0 ग्रामर। यहाँ पर अगर आप देखें तो बेसिकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शंस, बस प्रोडक्शन रूल जो है वो इस तरह के हैं। यहाँ पर आपका यू और वी क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो यू इज रिप्रेजेंटेड बाय एन यूनियन टी स्टार एंड एन यूनियन टी स्टार, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप ये कर सकते हैं वी इक्वल्स टू एन यूनियन टी, ठीक है। तो आपके पास वी जो है वो सेट आ गया, दैट इज सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, एंड यू कैन बी रिटन एज U belongs to V star, यानी आपके पास कोई भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हो सकता है, N उसके बाद N आएगा, एंड अगेन V स्टार कोई भी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हो सकता है। दिस इज रिस्ट्रिक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये तो रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा रहेगी कि आपके पास देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, ठीक है, जिसको आप एक्सपेंड करने वाले हैं। ये हमारा टाइप 0 ग्रामर का क्लासिफिकेशन है, इस तरह हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। जब आप टाइप 1 पे आएंगे तो टाइप 1 में कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। टाइप 1 इसको आप कह सकते हैं इट इज सिमिलर टू टाइप 0 but with the restriction that the length of left hand side, ये हम मॉड सिंबल जो है लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड। ये इसमें रिस्ट्रिक्शन लगी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ राइट हैंड साइड की लेंथ से कम होगी। So it means any string that will be derived will have greater length than the previous expression। जो भी आपके पास पिछला एक्सप्रेशन था, पिछले आपकी सेंटेंशियल फॉर्म थी, जैसे ही आप ड्राइव करेंगे तो आपकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? लेंथ क्यों बढ़ रही? आप अगर यहाँ पर देखें, आपने स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है U derives V, टाइप 0 में भी आपका यही डेरिवेशन है और टाइप 1 में भी यही डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन यहाँ पर आपका सिमिलर है, जो डेरिवेशन आपने टाइप 0 में यूज किया है वही डेरिवेशन टाइप 1 के लिए भी वैलिड है, बट द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट द लेंथ ऑफ
लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो u की लेंथ है वो राइट हैंड साइड की लेंथ यानी कि v की लेंथ से कम होगी। व्हाट डज इट मीन कि आप जब कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें एक्सपेंड करने के बाद उसकी लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाए। तो इसको हम कह रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आपकी सो दिस also known as length increasing grammar। इसको हम लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर बोलते हैं। तो लेंथ इंक्रीजिंग बोलेंगे यहाँ पर आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, इस वजह से हम लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर उसको बोलते हैं। This grammar is also known as also known as context sensitive grammar। And rules are on alpha A beta derives alpha gamma beta। Alpha and beta belongs to V star, A belongs to N, gamma belongs to V plus। Just note that this is written as V plus। इस चीज को आप जरा ध्यान से देखें कि गामा की लेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, दिस इज नॉट वी स्टार, दिस इज वी प्लस। वी स्टार का मतलब क्या होता है कि आपके पास इंक्लूडिंग जीरो लेंथ, यानी कि आपकी लेंथ जो है वो जीरो भी हो सकती है। अब गामा में लगाया वी प्लस, इसका मतलब कि एन और यूनियन टी वाली जो स्ट्रिंग्स है उनमें एटलीस्ट एक सिंबल जरूर होगा। और जो आपका ए है उसका आप डेफिनेशन देखें तो ए बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल, तो ए की लेंथ तो एक होगी। इज दैट क्लियर? इस चीज को आप अच्छे से समझ लिए। अल्फा ए beta is derived into alpha gamma beta, where alpha and beta are called context। alpha is left context and beta is called right context। ठीक है, ये आपके अल्फा बीटा जो है वो कॉन्टेक्स्ट कहलाते हैं। अल्फा लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि ए के लेफ्ट में, बीटा राइट कॉन्टेक्स्ट कहलाता है ए के लिए। ठीक है, एंड दिस in the presence of left context and right context, this A is converted into gamma। ठीक है, since the presence of alpha and beta is necessary, that's why this is called context sensitive grammar। ठीक है, ये आपकी इस वजह से context sensitive कहलाती है। अगर आप देखें तो इसे U कह सकते हैं, this is your U and this is your V। U is deriving V। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन में जो है वो छूट नहीं मिली है। यहाँ पर आप इसको U और V की फॉर्म में अगर लिखें तो you can directly write U derives V। Is that clear? Okay.
और यहाँ पर हमने लिखा था कि ये हमारी टाइप 1 ग्रामर जो है टाइप 0 के सिमिलर है। एक डिफरेंस है कि इसमें लेंथ आपकी जो है वो इंक्रीज करेगी। इंक्रीज का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको कहते हैं। तो इसमें हम कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये आपका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है, ये राइट कॉन्टेक्स्ट है। और इन द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट एंड राइट कॉन्टेक्स्ट आवर सिंबल ए इज ट्रांसलेटेड इनटू गामा। ए से आपका गामा जो है वो ड्राइव हो रहा है। अगर आप ए की लेंथ देखें, ए की लेंथ कितनी है? दिस इज एग्जैक्टली 1। ए की लेंथ कितनी है? 1 है। और गामा की लेंथ कितनी है? दिस इज वी प्लस। ठीक है, वी प्लस का मतलब हुआ एटलीस्ट 1 अकरेंस। सो इट इज, अगर आप लेंथ ऑफ गामा देखें, लेंथ ऑफ ए तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल सिंबल है 1 हो जाएगी। अगर आप गामा की लेंथ देखें तो लेंथ ऑफ गामा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये आपकी 1 या 1 से ज्यादा होगी। सो इन वर्स्ट केस जितनी लेंथ है स्ट्रिंग की उतनी ही रहेगी, या मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि गामा की लेंथ जो है वो 1 से ज्यादा है। सो यू कैन से दीज टू ग्रामर्स आर इक्विवेलेंट। आप कह सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है इट इज स्टिल अ लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। ठीक है, लेकिन हम उसको कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में अगर लिख रहे हैं देन इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो फिर हम उसको सिंपली लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर कह सकते हैं। ये आपका लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर कहलाती। उसके बाद आती है आपकी टाइप 2 ग्रामर। टाइप 2 इट कंटेन्स प्रोडक्शंस of the form A derives अल्फा। यहाँ पर आप देखें तो ए की लेफ्ट और राइट में कोई कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। जो आपने ऊपर देखा था टाइप 1 में, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट है वो अवेलेबल है। लेकिन आप टाइप 2 में अगर देखें सो देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, ना कोई लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है ना कोई राइट कॉन्टेक्स्ट है। सो दिस ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसी ग्रामर को हम जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो ग्रामर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये आपका A belongs to N and alpha belongs to V star। V star का मतलब जो आपको मैंने यहाँ पर लिखा था V, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ V हम सब जगह यूज कर रहे हैं। इस V की डेफिनेशन को यूज कर रहा है। ये आपका V। तो V स्टार का मतलब एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स इंक्लूडिंग लेंथ 0। ठीक है, आपके पास लेंथ 0 यहाँ पर हो सकती है। आप यहाँ पर अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेंथ जो है वो 1 तो है एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 नॉन टर्मिनल। लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पास अल्फा